डेफिनेशन ऑफ बायोजोग्राफी। आज बायोजोग्राफी के पेपर में बायोजोग्राफी की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ बायोजोग्राफी के बारे में चर्चा की थी। बायोजोग्राफी का अर्थ क्या है और इसका एक भूगोल की शाखा के रूप में विकास कब और कैसे हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब आते हैं हम इसकी जो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न प्रकार से जो है डेफिनेशन दी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मीनिंग में हमने बताया कि बायोजोग्राफी बायोलॉजी और जोग्राफी शब्दों के मिलने से बना है। बायोलॉजी जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान, यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करता है, और भूगोल जो कि पृथ्वी का वर्णन करता है। तो जैव भूगोल एक्चुअल में जैविक घटकों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप का अध्ययन है। अब जैव भूगोलवेत्ताओं ने इस शाखा को विभिन्न शब्दों में जो है परिभाषित किया और इन परिभाषाओं में विभिन्न जैव भूगोलवेत्ताओं ने जैव भूगोल के अलग अलग पहलुओं को अपने अपने ढंग से परिभाषाओं में सम्मिलित करने का प्रयास किया। सबसे पहली परिभाषा हम ले एल.डी. स्टाम्स की। एल.डी. स्टाम्स जिन्होंने अपनी जो है अपनी परिभाषा इस प्रकार से दी। बायोजोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशन। अर्थात जैव भूगोल जीवित वस्तुओं, जंतु, वनस्पति के भौगोलिक वितरण का विज्ञान है। अतः स्टाम्स की परिभाषा के अनुसार जैव भूगोल का विषय क्षेत्र केवल जंतुओं और वनस्पति के क्षेत्रीय वितरण के अध्ययन तक ही सीमित है। ये हमको देखने को मिलता है। इस परिभाषा में जो हम देखते हैं वितरण प्रारूप में होने वाले परिवर्तन तथा जैवमंडल के अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी तरह से जो है दूसरी परिभाषा जो कि एच.आर. मिल ने दी, उनकी परिभाषा इस तरह से है। बायोजोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। जंतुओं व वनस्पति के वितरण के अध्ययन का विज्ञान ही जैव भूगोल कहलाता है। तो ये एच.आर. मिल की जो परिभाषा है वो स्टाम्स द्वारा जो दी गई परिभाषा के ही समान है। दोनों को अगर हम देखें तो इनकी शब्दावली भी समान है, वस्तु संबंधी समानता पाई जाती है। इनमें जो है इन्होंने दोनों ने ही जंतु व वनस्पति के स्थिर वितरण प्रारूप के अध्ययन को ही अपनी परिभाषाओं में सम्मिलित किया गया है। तीसरी परिभाषा जो कि कॉक्स ने दी, इनकी परिभाषा इस तरह से है। क्षेत्र व समय के घटक में जीवों के विस्तृत प्रारूप का अध्ययन ही जैव भूगोल कहलाता है। अब देखें हम इसमें एक विशेष बात सामने आती है कि इन्होंने क्षेत्र और समय को जो है इसमें इस एक नए पहलू को इन्होंने अपनी परिभाषा में जोड़ा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैव भूगोल में समय का बहुत महत्व है, क्षेत्र का बहुत महत्व है। जैसे ही क्षेत्र बदलते हैं, जैसे ही समय बदलता है, तो व्यापक जो है परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से जैव भूगोलवेत्ता सिडॉन ने जो परिभाषा दी, उनकी परिभाषा इस प्रकार है। जैव भूगोल पृथ्वी के जीवों तथा उनके वर्तमान व भूतकालीन निवास स्थलों में संबंध स्थापित करता है और इस संबंध को समझने का प्रयास करता है। ये जो थी परिभाषा सिडॉन की थी और इन्होंने कॉक्स की परिभाषा के समान ही समय के पक्ष को भी सम्मिलित किया, परंतु आलोचक सिडॉन की परिभाषा में सम्मिलित समय के पहलू को संकीर्ण रूप में बांटते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने समय को सिर्फ भूतकालीन और वर्तमान अध्ययन को ही सम्मिलित किया है, जबकि भविष्य के बारे में कुछ नहीं
कहा गया है। पांचवी परिभाषा जो है स्टुअर्ट ने दी और अपने जो है व्यूज़ को इस तरह से प्रकट किया। जैव भूगोल पौधों, जंतु तथा वातावरण के भूतकालीन और वर्तमान आपसी संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो परिभाषा है ये भी सिडॉन और कॉक्स की परिभाषा से भी काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि इन तीनों ही परिभाषा में समय के घटक को जो है सम्मिलित किया गया है। स्टुअर्ट द्वारा दी गई जैव भूगोल की परिभाषा से ही सिडॉन की परिभाषा में भी काफ़ी समानता पाई जाती है, क्योंकि इन्होंने दोनों ने ही भूतकालीन और वर्तमान प्रारूप के अध्ययन को सम्मिलित किया है। लेकिन इसमें जो है एक अलग पहलू भी उभर कर आया, वह है जैविक घटकों के वातावरण के साथ संबंध। इसके बाद हम देखें तो डेविड वाट्स की परिभाषा, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायोजोग्राफी में जो परिभाषा दी है बायोजोग्राफी की, वो इस प्रकार है। जैव भूगोल धरातल, मिट्टी, वायुमंडल व जलमंडल में पाए जाने वाले विविध जैविक घटकों के वितरण प्रारूप में क्रमबद्धता को स्थापित करता है। तो डेविड वाट्स की परिभाषा में बहुत व्यापक रूप से पहलू देखे जा सकते हैं। इस परिभाषा में जैव मंडल के विभिन्न घटकों के धरातलीय वितरण प्रारूपों के अतिरिक्त जलमंडल को, वायुमंडल को और यहाँ तक मिट्टी में जितने भी उपलब्ध जैविक तत्व हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा एक विशिष्ट बात यह भी है कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जैविक तत्वों के जमघट की विविधता पर भी डेविड वाट्स जो है वो जोर देते हैं। तीसरी विशेषता है कि वे जैविक तत्वों की क्रमबद्धताओं को के अध्ययन को भी सम्मिलित करते हैं। अच्छा, क्रमबद्धता में दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो क्षेत्रीय प्रारूप में अध्ययन किया जाता है, दूसरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी जैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है एक बहुत एडवांस जो है इनकी डेफिनेशन रही है। इसके बाद आती है न्यूबिग्न ने प्लांट एंड एनिमल ज्योग्राफी में जो है परिभाषा है इस तरह से दी। वनस्पति व जंतुओं के वर्गीकी वितरण में झलक वाले जीव व वातावरण के सहसंबंधों का अध्ययन ही जैव भूगोल कहलाता है। तो इसमें जो है एक नया पहलू और उभर के आया कि जीवों के अध्ययन के लिए वर्गीकरण की पद्धति को इसमें यानी कि क्लासिफिकेशन जो है उसको शामिल किया गया। आकृति और संरचना के आधार पर जो है समानताओं, जैविक तत्वों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर जो है प्लांट्स और एनिमल्स को जो है क्लासिफाई किया गया है। इस तरह से इन्होंने साथ में पर्यावरण के साथ जो उनका कोरिलेशन है उस पर भी जो है न्यूबिग्न ने जोर दिया। फिर आती है डांसरा की डेफिनेशन। डांसरा ने बायोजोग्राफी बाय एन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टस में जो है अपनी परिभाषा दी है। जैव भूगोल पौधों व जंतुओं की उत्पत्ति, वितरण, अनुकूलन व आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। इस परिभाषा में हम देखेंगे जीव जगत का अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने के तरीकों के अध्ययन को भी इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। विभिन्न प्रकार के जैविक तत्व अपने अपने ढंग से पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हैं ताकि उनका जीवन बना रहे, उनकी वृद्धि होती रहे, और जो जैविक तत्व अनुकूलन स्थापित नहीं करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो डांसरा ने जो है अनुकूलन को इस परिभाषा में सम्मिलित किया। इसके अलावा एंडरसन ने ज्योग्राफी ऑफ लिविंग थिंग्स नामक उनकी पुस्तक थी, उसमें जो परिभाषा दी वो इस तरह से थी। जैव भूगोल एक जंतु के रूप में मानव तथा उसके समस्त जैविक व अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। तो एंडरसन की ये डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये भी अपने आप में एक विशेषता रखती है, और सबसे बड़ी उनकी जो है इस डेफिनेशन की विशेषता ये है कि उन्होंने जैव भूगोल के अध्ययन में सेंटर में मनुष्य को रखा, मानव को रखा। इससे
दूसरी विशेषता ये उत्पन्न होती है कि जैव मंडल के अन्य तत्व मानव के सम्मुख गौण माने गए हैं तथा केवल उसी रूप में उनका अध्ययन सम्मिलित किया गया है जहाँ तक वे मानव को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार इनका मानना था कि मानव, पशु, वनस्पति, अन्य जैविक तत्व व उनके समस्त भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध है और अपने ही ढंग से जैव भूगोल को परिभाषित करके एंडरसन महोदय ने न केवल अपने आप को जैव भूगोल के अध्ययन में मिट्टी को सम्मिलित करने के विवादास्पद विषय से ऊपर उठाया बल्कि मनुष्य के समस्त जैविक व अजैविक पर्यावरण को सम्मिलित किया। तो मोटे तौर पर जैव भूगोल जैविक तत्वों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप का अध्ययन है। धन्यवाद।